हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फोटोन लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने जीएस के 50 एमसीक्यू की एक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है, जिसका दूसरा मॉक टेस्ट आज लगाने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे, जैसे कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो आने वाला है, एचएसएससी सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी करने वाले बच्चे और PSSB पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनकी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए दोस्तों, डेली के हम 50 एमसीक्यू करते हैं, तो आज उसका दूसरा दिन है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और पूरी की पूरी वीडियो को देखिए और आपके 50 क्वेश्चन की रिवीजन हो जाएगी। सभी के सभी टॉपिक इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम कवर करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज टॉप्ड इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? किस सिटी ने टॉप किया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में? क्लीन एयर सर्वे 2023 में किस सिटी ने टॉप किया है? तो देखिए, कौन करता है इसको लॉन्च? वो करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये आता है। और ये तीन कैटेगरी के अंदर सिटी को डिवाइड करता है और उनकी रैंकिंग निकालता है। तो बताइए, इनमें से कौन सी सिटी ने टॉप किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज द इंदौर। देखिए, कैटेगरी 1 जो है वो है 1 मिलियन पॉपुलेशन से ऊपर। अगर 10 लाख से पॉपुलेशन ऊपर है, 10 लाख से अगर पॉपुलेशन ऊपर है, तो वो सिटी में इंदौर ने टॉप किया है। दूसरी कैटेगरी है जिसकी 3 लाख से 10 लाख के बीच बीच में पॉपुलेशन है, उसमें टॉप किया है अमरावती ने। और अगर 3 लाख से कम है, उस कैटेगरी में टॉप की है परवाणु ने। परवाणु जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, विच कंट्री होस्टेड COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? COP27, कॉप का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 किस कंट्री ने होस्ट किया? तो इसका राइट आंसर है इजिप्ट। इजिप्ट इज द राइट आंसर। देखिए, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की ये COP27 कॉन्फ्रेंस थी। ये शर्म एल शेख सिटी के अंदर हुआ, जो इजिप्ट में है। और COP27 के अंदर इंपॉर्टेंट आउटकम्स क्या थे? लॉस एंड डैमेज फंड उन कंट्री को जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्री हैं डैमेजेस से, क्लाइमेट लिंक्ड डिजास्टर से, जो क्लाइमेट लिंक्ड डिजास्टर से सबसे डैमेजेस कंट्री है, उनको कंपनसेट करने के लिए लॉस एंड डैमेजेस फंड का इस्टेब्लिश किया गया। दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट आउटकम निकला उसका, एक्शन ऑन वाटर अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव, जिसको अवेयर भी बोलते हैं। अवेयर की फुल फॉर्म क्या है? एक्शन ऑन वाटर अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड राइट आंसर दैट इज द इजिप्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट हैज लॉन्च वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव? वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस स्टेट ने किया है इसको लॉन्च? ऑप्शन है गुजरात, केरला, हरियाणा, वेस्ट बंगाल। तो राइट आंसर इसका क्या है? केरला, नॉट हरियाणा। बहुत सारे बच्चों ये सोचेंगे कि हरियाणा में हो सकता है, ऐसा नहीं, केरला में। विच स्टेट यूटी लॉन्च 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन? 100 डेज, 100 दिनों के अंदर प्लास्टिक को बीट करना है। तो इस कैंपेन को किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है लद्दाख, यूटी भी हो सकता है जो स्टेट, लद्दाख, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात। तो कौन सा है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, हु हैज वॉन वुमेन सिंगल टाइटल एट 2023 यूएस ओपन? यूएस ओपन में किस वुमन ने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है? इनमें से कौन से प्लेयर है वो? कोको गोफ, वॉन्स जैबोर, आरेना सबलनेका और कैरोलिना गार्सिया।
तो राइट आंसर इसका क्या है, कोको गॉफ। ये यूएसए की ही प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इंडिया हैज लॉन्च ऑपरेशन दोस्त टू एक्सटेंड असिस्टेंस। देखिए थोड़े दिन पहले, एक दो महीने पहले अर्थक्वेक आया था, 7.8 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था सीरिया और टर्की में। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उनको राहत देने के लिए, उनको तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ को भी भेजा गया था वहां पे। तो कौन सी कंट्री थी वो, टर्की, सीरिया, ईरान, बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर क्या है, टर्की और सीरिया दोनों है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑपरेशन दोस्त के तहत अर्थक्वेक जब आया था तो राहत सामग्री और एनडीआरएफ की टीमों को भेजा गया था इंडिया द्वारा इन दोनों कंट्री के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज इंडिया 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया के अंदर अब 42 हेरिटेज साइट हैं, जिसके अंदर से जो 7 हैं वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक, 34 जो हैं वो हैं कल्चरल, और 1 क्या है, मिक्स्ड। तो ये हेरिटेज साइट है। अब 42nd हेरिटेज साइट कौन सी है, तो वो कौन सा है, देखिए शांति निकेतन, हॉयसल टेम्पल, दुलावरिया साइट, रम्मा टेम्पल। तो राइट आंसर इसका क्या है, हॉयसल टेम्पल। तो ये 42वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह कहां पे स्थित है हॉयसल टेम्पल, ये है बेलूर कर्नाटका के अंदर, बेलूर कर्नाटका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन के बुक के ऑथर कौन है। तो देखिए ये बुक किस पे है, ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के एपिसोड के ऊपर है ये, मन की बात एपिसोड के ऊपर। तो ये इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं देखो शशि शेखर, शशि थरूर, साक्षी सिन्हा, नन ऑफ द दीज। तो राइट आंसर है शशि शेखर, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड। कब पंचायती राज, नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा इसका, 20 अप्रैल, 24 अप्रैल, 27 अप्रैल, 29 अप्रैल। तो राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज द 24 अप्रैल। और थीम क्या था इसका, सस्टेनेबल पंचायत, सस्टेनेबल पंचायत। और बिल्डिंग हेल्थी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, ये इसका क्या था, थीम था। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इकोनॉमी सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, कौन करता है इकोनॉमी सर्वे को पब्लिश, तो बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो राइट आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस क्या करता है, इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्चरी सेक्टर। इनमें से कौन सा सेक्टर जो है वो टर्चरी सेक्टर में बिलोंग करता है। तो देखिए 3 टाइप के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। तो इनमें से कौन सा टर्चरी सेक्टर से बिलोंग करता है, तो राइट आंसर क्या होगा, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। तो राइट आंसर इसका है बैंकिंग। देखिए जितने भी सर्विस सेक्टर हैं वो सारे के सारे टर्चरी सेक्टर को बिलोंग करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो नेचर के साथ जुड़े हुए धंधे हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर को बिलोंग करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, जो नेचर से हमें ऑब्टेन किया है उसको मैन्युफैक्चर कर देना, कुछ चीज़ें बना देना उससे, तो वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। तो और जो टर्चरी सेक्टर है उसमें सर्विस सेक्टर आ जाता है। तो बैंकिंग इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम दी, डेफिसिट घाटा, डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस द गवर्नमेंट बोरो, गवर्नमेंट कहां से बोरो करती है डेफिसिट फाइनेंस हो जाए तो? आईएमएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आरबीआई। जब आरबीआई से गवर्नमेंट उधारे लेती है, जब आरबीआई को यह कहती है घाटा पूरा करने के लिए, डेफिसिट को कवर अप करने के लिए कि आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापे, तो उस दौरान उस टर्म को क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अंडर विच लिस्ट द इकोनॉमिक प्लानिंग कम्स, कौन से लिस्ट के अंदर आता है? कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिस्ट है? 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और चौथी कौन सी होती है? रेजिड्यूरी पावर। तो इनमें से किस लिस्ट के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग आता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है कंकरेंट लिस्ट। मतलब स्टेट भी इसके ऊपर लॉ बना सकती है इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर लॉ बना सकती है। तो ये है कंकरेंट लिस्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। हुज सिग्नेचर इज फाउंड ऑन 1 रुपी नोट इन इंडिया? देखिए 1 रुपए के नोट के ऊपर, अब 1 रुपए का नोट भी है, 10 रुपए का भी है, 20 रुपए का भी, 50 रुपए का भी है। बहुत सारे बच्चों ने 50, 100 का तो देखा होगा, उस पर किसके साइन होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। तो क्या 1 रुपी के नोट के ऊपर भी आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है द सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होता है उसके साइन होते हैं इसके ऊपर, ना कि आरबीआई गवर्नर के। आरबीआई का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 1 रुपए के छोड़कर बाकी सारी करेंसी के नोट छाप सकता है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। प्राइमरी एम्फेसाइसिस ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, प्राइमरी एम्फेसाइसिस ड्यूरिंग सेकंड प्लान वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, किस पे जोर दिया गया था सेकंड प्लान के अंदर? प्लानिंग कमीशन के जो सेकंड प्लान आया था उसके अंदर किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया? रूरल एरिया के ऊपर, बेसिक एंड के इंडस्ट्रीज के ऊपर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर, कंज्यूमर इंडस्ट्री के ऊपर। तो राइट आंसर इसका क्या है? बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज, जो बहुत जरूरी इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या किया जाए? डेवलप किया जाए। तो सेकंड प्लान को महलनोबिस प्लान भी बोलते हैं, मॉडल के ऊपर आधारित है ये। महलनोबिस कौन थे? प्रशांत चंद्रा महलनोबिस एक इंडियन स्टैटिस्टिशियन थे, और इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर सेकंड जो प्लान था वो आधारित था। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, सिडबी बैंक जो है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, सिडबी बैंक, कब सेटअप किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अप्रैल 2 1990, 1990 में 2 अप्रैल 1990 को स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक बनाया गया। सिडबी का क्या काम है? सिडबी का काम है फिनांस करना, प्रमोशन करना, फिनांस करना डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, एमएसएमई की को फिनांस करना किसका काम है? सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कल हमने किया था नाबार्ड, नाबार्ड किसका काम था? एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए बैंक बनाया गया था नाबार्ड, उसको फाइनेंस करता था। तो ऐसे ही एमएसएमई को कौन फाइनेंस करता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी बैंक। 2 अप्रैल 1990 को उसको बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। दक्ष इज द पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल मेंटेन बाय विच इंस्टीट्यूशन? जो दक्ष है किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? बताइए भाई, दक्ष किसके द्वारा बनाया गया है? सेबी द्वारा, नीति आयोग द्वारा, आरबीआई द्वारा, एसबीआई द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो राइट आंसर इसका क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दक्ष बनाया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टाइम पीरियड ऑफ, जो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं वो कितने टाइम पीरियड के इलेक्ट किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, नॉट डिफाइंड। तो राइट आंसर क्या है इसका?
राइट आंसर है 6 ईयर। और बताओ राज्यसभा का कितना टाइम पीरियड होता है? राज्यसभा का कोई टाइम पीरियड नहीं होता। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। लोकसभा होती है 5 साल के बाद, लेकिन राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। हर 2 या 3 साल बाद, 2 साल बाद 1/3 जो मेंबर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और 1/3 मेंबर आ जाते हैं। तो राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन मेंबर ऑफ राज्यसभा की जो टाइम पीरियड है वो है 6 ईयर। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज, कौन था भाई? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए, तो उसका सबसे पहला और प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो क्या थे? परमानेंट। पहली बार सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। और देखिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली जो मीटिंग थी वो कब हुई थी? वो 9 दिसंबर 1946 को। तो उसी मीटिंग के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो थे प्रेसिडेंट, प्रोविजनल प्रेसिडेंट। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कौन था इसमें से चेयरमैन था स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो अलग अलग मेजर कमेटी बनाई गई थी। उन कमेटी में से स्टेट कमेटी का चेयरमैन कौन था? राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, BN राव। तो राइट आंसर क्या है इसका? जवाहरलाल नेहरू। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्पीचमेंट का प्रावधान किसके लिए नहीं है? इम्पीचमेंट में क्या होता है? किसी को निकाला जाना। तो इनमें से कौन सा है वो जिसका इम्पीचमेंट का कोई प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया गया? गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखिए इसका राइट आंसर है गवर्नर। गवर्नर का इम्पीचमेंट नहीं होता, गवर्नर को प्रेसिडेंट रिमूव करता है। तो गवर्नर की जो पोस्ट है वो प्रेसिडेंट के विल पे है, वो कहते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो गवर्नर को जब को हटाना होता है तो अगर प्राइम मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर एडवाइस दे प्रेसिडेंट को कि इस गवर्नर को इस स्टेट से हटा दिया जाए तो प्रेसिडेंट उसको हटा देता है। तो ये होता प्रोसेस, इम्पीचमेंट का कोई प्रोसेस नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने कंकरेंट लिस्ट के ऊपर क्वेश्चन किया था इकोनॉमिक प्लानिंग वाला। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंकरेंट लिस्ट का जो प्रावधान है किस कंट्री से हमने अडॉप्ट किया? देखो बहुत सारे प्रावधान हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं, तो कंकरेंट लिस्ट का किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया, किस कंट्री के? तो राइट आंसर इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है USA, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर इसका है ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम की बात करता है। तो कितनी फ्रीडम्स की बात करता है आर्टिकल 19? 6, 7, 8, 9। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर है 6 फ्रीडम्स की बात करता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? राइट टू प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है? लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, नेदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट। देखिए हमें पता है राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट था। बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977 में इसको फंडामेंटल राइट से इसको क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया।
और लीगल राइट किसके अंडर, आर्टिकल 300A के तहत। तो अब ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है, ये क्या है, लीगल राइट है। क्या ये सिर्फ सिटीजन के लिए या एनी पर्सन, तो इसका आंसर है बी, एनी पर्सन, लीगल राइट अवेलेबल टू द एनी पर्सन। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, बाय हुम इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? आर्टिकल 76 किसके बारे में बताता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो कौन अपॉइंट करता है इसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूपीएससी? नहीं, इसका राइट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 25 का सी इज द राइट आंसर। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम वाज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जो सिक्किम है वो किस अमेंडमेंट के तहत इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बना? तो बताइए, ऑप्शन ए क्या है, 42nd अमेंडमेंट, बी 40th अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट, 36th अमेंडमेंट। तो राइट आंसर इसका क्या है? 36th अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, सिक्किम को फुल फ्लैश स्टेट कब, कौन सा ये फुल फ्लैश स्टेट बना था? ये 22nd फुल फ्लैश स्टेट था। और 1975 को, 16 मई 1975 को 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की से इसको फुल फ्लैश स्टेट बना दिया गया सिक्किम को। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से अब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नीति आयोग, फिनांस कमीशन। तो ये सारे के सारे क्या हैं? नीति आयोग को छोड़कर बाकी ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ओके, आगे क्वेश्चन करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम गिराएं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर से हम गिरा देते हैं, तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोमेंटम। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मान लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं उठाकर ऊपर ले जाता हूं, तो ये इसके अंदर एक कौन सी एनर्जी आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इसको मैं फ्रीली छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा? अर्थ की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। तो मूव करेगा तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड एज ए फ्यूल इन रॉकेट। इनमें से कौन सा रॉकेट का फ्यूल हम यूज कर सकते हैं एज ए रॉकेट फ्यूल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्या है? लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड आर्गन, लिक्विड नाइट्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, और डी ऑप्शन है लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। इफ द लेंस हैज ए कैपेसिटी ऑफ -2 डायोप्टर, डी क्या आता है? डायोप्टर। डायोप्टर क्या आता है? ऐसा यूनिट ऑफ द पावर ऑफ अ लेंस। तो द फोकस डिस्टेंस क्या होगा? देखिए, हमें पता है पावर क्या आता है? 1 बाय फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा? 1 बाय पावर, तो -1 बाय -2, तो क्या आ जाएगा? -0.5 मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, -0.5 मीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज ए सुसाइड बैग कॉल्ड? सुसाइड बैग, सेल में कौन सा सुसाइड बैग होता है भाई? गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोम। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? लाइसोम, लाइसोसोम इज द राइट आंसर। ये क्या करता है? वेस्ट डिस्पोजल को क्या करता है? खत्म करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हमें सेल को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं।
व्हाट इज आइसोबार्स? आइसोबार्स क्या होता है? यूनिफॉर्म मास नंबर एंड अनइक्वल एटॉमिक नंबर, अनइवन एटॉमिक मास एंड सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म मास नंबर एंड अनइक्वल एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार्स। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई, जो हमारी आईज है, आईज का यहाँ पे क्या होता है? रेटिना होता है। तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? तो रियल एंड इन्वर्टेड, स्ट्रेट एंड रियल, वर्चुअल एंड स्ट्रेट, इनलार्ज एंड रियल। यहाँ पे कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। तो कौन सी इमेज बनाएगा वो बनाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, दैट इज द रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। इन ह्यूमन बाइल सिक्रेशन अक्कर्स, बाइल जूस जो होता है वो कौन सिक्रेट करता है? लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है लीवर। लीवर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। विच आईआईटी हैज डेवलप्ड बहरोस इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम? जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल फोन के अंदर यूज होता है, ये सारे सैमसंग, एमआई, इनके अंदर एंड्रॉयड यूज होता है। ऐसे ही इंडिया की एक आईआईटी ने ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम बहरोस। तो ये किस आईआईटी ने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आईआईटी मद्रास इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं 36। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम? देखिए, ट्रेन, दो ट्रेनें आपस में कोलाइड ना करें उनको बचाने के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है। उस सिस्टम का क्या नाम है? बहुत सारे अभी एक्सीडेंट होते थे, पहले ट्रेन के आपस में भिड़ जाती थी। अब उसको अवॉइड करने के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया गया है। उस सिस्टम का क्या नाम है? ऑप्शन ए है रक्षक, बी कवच, सी रुद्रम, फोर्थ अवतार। तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द कवच। अब जो कवच है किसने डेवलप किया है? वो किया है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आरडीएसओ, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लखनऊ में। और ये क्या है? जब भी फेस टू फेस दो ट्रेन आपस में आती हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम से क्या होती है? ब्रेक लग जाती है। तो ये अवॉइड करता है कोलिजन को। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इन 1907। जो मॉडरेट थे, नरम दल और गरम दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस में अलग अलग हो गए थे 1907 के अंदर। किस सेशन के अंदर हुए थे वो हुए थे क्या? ऑप्शन ए सूरत, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास। तो राइट आंसर इसका क्या है? सूरत। सूरत के अंदर क्या था? एक नेशनल कांग्रेस का क्या सम्मेलन था। उस दौरान मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्या हो गए? अलग अलग हो गए थे। हुआ कैसे था ये? जो गरम दल के नेता थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो चाहते थे कि इस बार मेजबानी जो चेयरमैन हो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो लाला लाजपत राय हों। लेकिन रास बिहारी घोष को मॉडरेट ने चेयरमैन बना दिया। तो इस बात को लेकर दोनों गुटों के बीच में एक दरार पैदा हो गई और जो सूरत सम्मेलन था उस दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन? किसने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का फॉर्मेशन की, ऑर्गेनाइज की? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है ज्योतिबा फुले, सी है पंडिता रामाबाई, डी है भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर इसका क्या है? भीमराव अंबेडकर। देखिए 8 अगस्त 1930 को नागपुर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या किया था? प्रिसाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट
डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन? पहली बार महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक का जो वेपन है उसको यूज किया था। 17 बार टोटल हंगर स्ट्राइक की है महात्मा गांधी ने, उनमें से पहली बार कब की थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-22, रोल टैक्स सत्याग्रह 1919, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918, बरदौली सत्याग्रह। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? अहमदाबाद फैक्ट्री स्ट्राइक थी जो 1918 में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विद विच कॉन्स्पिरेंसी केस अरबिंदो घोष नेम इज कनेक्टेड? अरबिंदो घोष देशभक्त थे, मूवमेंट के काफ़ी मूवमेंट में एक्टिव रहे, तो कौन सी कॉन्स्पिरेंसी में इनका नाम आया है? ककोरी कॉन्स्पिरेंसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस, मेरठ कॉन्स्पिरेंसी केस या अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी केस? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट है अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी केस। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। द हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA was formed in the year with an aim to overthrow the British। हिंदुस्तान HSRA जिसके साथ भगत सिंह लिंक्ड थे, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव थापड़ ने इसकी फॉर्मेशन की थी। कौन से साल में की थी? 1928 में। तो राइट आंसर क्या है? 1928 में। कहाँ पे की थी ये? फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। द नेम ऑफ कंपोजर ऑफ महाभाष्य इज? नेम ऑफ द कंपोजर ऑफ महाभाष्य, महाभाष्य के कंपोजर कौन है? तो बताइए। कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास और भारवी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर है महाभाष्य का पतंजलि। पतंजलि इज द राइट आंसर। इट वाज किस दौरान ये लिखा गया था? ये शंगा डायनेस्टी के दौरान, शंगा डायनेस्टी के दौरान इसको क्या किया था? लिखा गया था। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इन द ऋग्वैदिक 10 राजन युद्ध बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स, द भारताज अमर्ज विनर एट द बैंक ऑफ? किस नदी के किनारे ये बैटल हुई थी ये? तो बताओ। द इंडस रिवर, द सरस्वती रिवर, द सतलज रिवर, द पारुषणी रिवर? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द पारुषणी रिवर, जिसको रावी नदी भी बोलते हैं, पंजाब के अंदर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? सेंटर। तो ऑप्शन ए है कोलकाता, त्रिवेंद्रम, दिल्ली एंड कटक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द कटक, उड़ीसा के अंदर। द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वो है मनीला के अंदर, फिलीपीन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर? इनमें से कौन सी सिटी जो है वो इक्वेटर के सबसे नज़दीक है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंगापुर सबसे नज़दीक है कोलंबो से, 200 किलोमीटर की दूरी पे सिंगापुर है, इक्वेटर से सिर्फ 200 किलोमीटर। गैरो एंड खासी हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज? जो गैरो, खासी और जैंतिया ये 3 हिल्स हैं, ये किस रेंजेस का पार्ट है भाई? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? सतपुरा, विंध्य, हिमालय, ईस्टर्न घाट? कौन सा राइट आंसर है? तो हिमालय इज द राइट आंसर। ये हिमालय रेंजेस का पार्ट है, गैरो, खासी और जैंतिया। वेयर डज द जवाहर टनल पास? जवाहर टनल पास कहाँ से, किस पास में है? पीर पंजाल, बनिहाल पास, बर्जिल पास, जजीला पास? तो राइट आंसर इसका है बनिहाल पास इज द राइट आंसर।
व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इन इट्स ऑर्बिट? तो क्या होती है भाई मिनिमम डिस्टेंस जब प्लैनेट की अर्थ, उसको क्या बोलते हैं? पेरिहीलियन, अपेहेलियन, अपोजी या पेरिजी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है पेरिहीलियन। और जनवरी के मंथ में आता है ये, जनवरी के मंथ में पेरिहीलियन मतलब सब अर्थ जो होती है सन के सबसे नज़दीक होती है। अपेहेलियन क्या होता है? सबसे दूर। तो क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेंज ऑफ द हिमालय इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ टू नॉर्थ? साउथ से नॉर्थ की तरफ बताना है। तो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय? शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय? ऑप्शन सी है लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय, शिवालिक। शिवालिक, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, शिवालिक आएगी पहले साउथ में, फिर उसके बाद लेसर हिमालय आएगा, फिर क्या आएगा? ग्रेटर हिमालय। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पनामा कैनाल कनेक्ट, पनामा जो कैनाल है वो किसको कनेक्ट करती है? कैरिबियन सी एंड अटलांटिक ओशन को, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी को, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी को? तो देखिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में है ये पनामा कैनाल। तो इधर कौन सा होता है? अटलांटिक ओशन, इधर कौन सा है? पैसिफिक ओशन। तो दोनों अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने के लिए पनामा कैनाल है। तो दोस्तों हमने ये 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने 50 क्वेश्चन किए थे और आने वाली वीडियो के अंदर भी हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। डेली का आपको ये जीके का टेस्ट मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आपका कंटेंट हमारा अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।